बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और कतर के दरमियान एक तारीखी डील तय पा चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये डील रातों रात तय पाई गई है। यानी कि इसको ओवरनाइट इस डील को इन गिले शिकवों को जो सऊदी अरब और कतर के दरमियान में थे, उन नाराज़गियों को एक ही रात में ख़त्म किया गया है। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? इसके अलावा किस मुल्क ने इनके दरमियान ये रोल अदा किया है कि दोनों मुल्क की सुलह करवाई है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कतर पर 3.5 साल का बैन लगाया गया था सऊदी अरब और उसके अलाइज की तरफ से। वो क्या वजूहात थी, कतर को क्यों बैन किया गया और वो इल्ज़ामात क्या थे। इसके अलावा इस बाइकॉट के दौरान जो 3.5 साल का बाइकॉट था, कतर की किस मुल्क ने हेल्प की और कतर किस मुल्क की एयर स्पेस को इस्तेमाल करता रहा। इसके अलावा कतर और ईरान के रिलेशंस किस मोड़ पर हैं और आपको ये भी बताएंगे कि कतर क्राइसिस क्या थे, कि कतर पर पाबंदियां क्यों लगाई गई, आखिर इसकी वजूहात क्या थी। तो ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब और उसके अलाइज ने जो कि तमाम GCC के मेंबर्स हैं, GCC से मुराद ही है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके 6 मेंबर्स हैं, जिसमें सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान है। ये 6 ममालिक GCC के मेंबर्स हैं। ये 2017 में सऊदी अरब और उसके अलाइज ने कतर पर पाबंदियाँ लगा दी, कतर को बैन कर दिया और ये उस पर इल्ज़ाम लगाया कि कतर ने 2014 का एग्रीमेंट जो कि GCC के मेंबर्स के साथ, यानी कि सऊदी अरब उसके अलाइज के साथ जो एग्रीमेंट किया था, कतर ने उसकी वायलेशन की। तो क्या हुआ, सऊदी अरब और उसके अलाइज ने कतर को 13 पॉइंट्स भेजे कि आप इस पे अमल करें, नहीं तो आप पर पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। उन 13 पॉइंट्स में से हम आपको चंद पॉइंट्स बताते हैं। एक पॉइंट ये था कि कतर दहशत गर्दों की माली मुआवनत करना बंद कर दे, यानी कि टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है कतर, तो उसको प्रमोट करना बंद कर दे। दूसरा पॉइंट ये था कि कतर ईरान के साथ अपने तल्लुकात को ख़त्म कर दे। तीसरा पॉइंट ये था कि कतर फ़लस्तीनियों की बिला वजह मदद करना बंद कर दे। चौथा पॉइंट ये था कि कतर का जो चैनल है, न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा, जो कि सऊदी अरब का कहना था कि वो हमेशा सऊदी अरब के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ चलाता है, सऊदी अरब और उसके दूसरे जो अलाइज हैं उनके ख़िलाफ़ भी गलत खबरें चलाता है, इसलिए अल जज़ीरा को भी परमानेंटली शट डाउन कर दें। अभी जब कतर के सामने ये पॉइंट्स रखे गए तो कतर ने इनको मानने से साफ इनकार कर दिया और कतर ने कहा कि इनको अगर मान लिया जाए, इन पॉइंट्स पे हम अमल कर लें, तो ये ऐसे ही होगा कि जैसे हम अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी डिग्निटी को, हम अपनी सलामती को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम उनको सरेंडर कर रहे हैं इन ममालिक के सामने, जो कि इम्पॉसिबल है। तो क्या हुआ, सऊदी अरब उसके अलाइज UAE, कुवैत, बहरीन, ओमान, इन ममालिक ने कतर पर पाबंदियाँ लगा दी। ये इकनॉमिक बाइकॉट भी था, ये सोशल बाइकॉट भी था। इवन यहाँ तक हुआ कि इन तमाम ममालिक में जो कतर के लोग रह रहे थे, कतरी लोग रह रहे थे, उनको 14 दिन के नोटिस पे उनको मुल्क बदर कर दिया गया, उनको मुल्क से फोर्सफुली निकाल दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन, कतर के साथ इनका तमाम ममालिक ने बॉयकॉट कर दिया, इनको एयर स्पेस भी इनकी बंद कर दी, इनकी लैंड के रास्ते भी बंद कर दिए, इवन समुंदर के रास्ते भी बंद कर दिए। तो कतर के लिए बहुत मुश्किल मरहला था। तो फिर क्या हुआ, कतर ने उस वक़्त ईरान से मदद ली और ईरान ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। उसके बदले में कतर ईरान को सालाना इसकी एनुअल फीस जो थी वो पे करता था, वो $100 मिलियन थी। ऑल्दो कतर के लिए बहुत मुश्किलात थी, लेकिन कतर बेसिकली एक अमीर तरीन मुल्क कहलाता है। ये टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज़ में आता है, दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज़ में। कतर की पॉपुलेशन तकरीबन 28 से 30 लाख के दरमियान है और कतर दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं। इसीलिए ये अमीर तरीन मुल्क कहलाता है, रिचेस्ट कंट्री कहलाता है। तो ये जो 3.5 साल का बाइकॉट है कतर का, तो उसमें
ईरान और तुर्की ने बहुत मदद की कतर की, तो इसीलिए कतर सरवाइव कर गया, क्योंकि कतर की गैस फील्ड भी हैं, ऑयल रिजर्व्स भी हैं, तो कतर का सिलसिला चलता रहा इस बॉयकॉट के बावजूद। अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि ये मुआहिदा आखिर किसने करवाया। ये यकीनन ये अमेरिका ने करवाया और इसके पीछे इसराइल है। और सऊदी अरब कतर के दरमियान जो डील करवाई है वो यूएस ने करवाई है, अमेरिका ने करवाई है। और इसमें जो अहम रोल अदा किया है वो जेरेड कुशनर ने अदा किया है। जेरेड कुशनर बेसिकली वाइट हाउस के एक सीनियर एडवाइज़र हैं। ये ट्रंप को असिस्ट करते हैं और ये ट्रंप के सन इन लॉ भी हैं। इन्होंने इससे पहले इसराइल की डील्स बहुत सारी करवाई हैं। इसराइल की यूएई के साथ, इसराइल के जो रिलेशंस है वो सूडान के साथ, और भी जितने भी इसराइल की तमाम डील्स हुई हैं रिसेंट पास्ट में, वो तमाम जेरेड कुशनर ने करवाई हैं। बेसिकली कतर के लिए ये 3.5 साल का बॉयकॉट था, बहुत मुश्किल था। कतर बेसिकली सराउंड किया जाता है, इसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो सऊदी अरब, बहरीन और इस तरह के यूएई, ये ममालिक हैं जो कि इसको घेरे हुए हैं। इसीलिए इसको एयर स्पेस, चूँकि ये तमाम ममालिक ने इसकी बंद कर दी थी, तो इसको ईरान की एयर स्पेस यूज़ करना पड़ी, जो कि इसके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ी। और ये रूट भी एक लंबा रूट लेकर जाना पड़ता था, जो कि एक वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी था। इसके अलावा अहम बात ये है कि कतर ज़्यादातर अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नीड्स हैं, लेट से जिसमें फूड है, मेडिसन्स हैं, वो 40% सऊदी अरब से इंपोर्ट करता है। क्योंकि सऊदी अरब ने बॉयकॉट किया तो कतर को ये तमाम चीज़ें दूसरे मुल्कों से ख़रीदनी पड़ी, इंपोर्ट करनी पड़ी, जो कि जिस तरह उसने ईरान से एयर स्पेस ली थी, इसी तरह ये तमाम दूसरे ममालिक से उसको लेनी पड़ी, जो कि बहुत महंगे दामों उसको मिली। इसीलिए कतर के लिए बहुत ये क्रूशल टाइम था, बहुत मुश्किल वक्त था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये डील रातों रात क्यों करवाई गई, इतनी जल्दी में डील क्यों करवाई गई, कि 3.5 साल की नाराज़गियाँ कि जो सऊदी अरब उसके अलाइज ने जो कतर के साथ ज़्यादतियाँ की, वो एक ही रात में कतर कैसे भूल गया। देखिए पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, ब्लॉक बन रहे हैं। एक ब्लॉक ये बन रहा है कि जिसमें अमेरिका, इसराइल, भारत, इसके ऑस्ट्रेलिया, जापान और अरब ममालिक हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरी तरफ जो एक ब्लॉक बन रहा है वो पाकिस्तान, चाइना, रूस, तुर्की, ईरान भी है उसमें शामिल, और अफ़गानिस्तान भी है, और इसके अलावा और भी ममालिक हैं। ये मेन प्लेयर्स हैं। क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की राइवलरी भी बहुत देर से चल रही है, दोनों एक दूसरे मुल्क को डिसलाइक करते हैं। तो नाज़रीन क्या हुआ कि अरबों ने ये पिछले चंद महीनों में बड़ी तेज़ी से इसराइल को तस्लीम किया। ये एक ब्लॉक, एक प्लानिंग के तहत एक ब्लॉक बन रहा है। उन तमाम ममालिक को जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात है, उनको पाकिस्तान से दूर किया जा रहा है। अब देखिए ईरान के साथ भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब पिछले साल जब अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, अमेरिका ने सबसे पहले ईरान का मुआशी बॉयकॉट किया। क्या हुआ, ईरान का सबसे बड़ा ख़रीदार जो उसे चीज़ें इंपोर्ट करता था, तेल इंपोर्ट करता था, वो भारत था। भारत ईरान से 8 से 10 बिलियन डॉलर का ऑयल इंपोर्ट करता था सालाना। क्या हुआ कि भारत ने ओवरनाइट ये तमाम MOUs और तमाम एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए ईरान के साथ, अमेरिका के कहने पे, क्योंकि ये ब्लॉक बन रहा था और वो ईरान को तने तनहा करना चाहते थे, ईरान का मुआशी बॉयकॉट करना चाहते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, कतर भी ईरान को सपोर्ट कर रहा था, उसका रेवेन्यू आ रहा था $100 मिलियन, और इसके अलावा और भी चीज़ें इंपोर्ट करता था इस मुआशी बॉयकॉट के दरमियान। तो क्या हुआ कि कतर को ईरान से अलहदा करने का मकसद यही है कि ईरान को तने तनहा किया जाए। अब प्लानिंग ये हो रही है कि अमेरिका और इसराइल एग्रेसिवली ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और ईरान को तने तनहा कर रहे हैं। अभी पीछे अमेरिका ने उनके साइंटिस्ट को कत्ल किया, इसके अलावा 1 साल पहले इनके एक जनरल सुलेमानी को कत्ल किया। तो ये जाहिर कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल एग्रेसिवली ईरान पर हमला करना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि ईरान पर मुआशी पाबंदियाँ लगाई जाएं, इसके साथ जो ममालिक इसको हेल्प कर रहे हैं उनको इनसे दूर किया जाए। अब ईरान के साथ जो ताल्लुकात है वो तुर्की, चाइना, रशिया और पाकिस्तान के भी हैं। चूँकि ये अमेरिका इनको मना नहीं कर सकता, ये दूसरे ब्लॉक में है। अभी आप देखिए कि चाइना ने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान में।
तो अब अमेरिका और चाइना एक दूसरे के राइवल है, खिलाफ है, वो चाइना को मना नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका इसराइल के इख्तियार में जो है, जो ममालिक उनके ब्लॉक में हैं, उनको मना कर रहा है कि वो ईरान के साथ अपनी हर किस्म की तिजारत, हर किस्म की सपोर्ट ईरान को देना बंद कर दें। तो बेसिकली अमेरिका और इसराइल को ये खदशात हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाह रहा है और उसके लिए यूरेनियम को एनरिच कर रहा है पाबंदी के बावजूद। लेकिन ईरान क्लेम करता है, जो कि ओबामा के दौर में ओबामा ने ये पाबंदी उठा ली थी ईरान से। ईरान को कहा गया था कि वो 3 to 5% के दरमियान अपने यूरेनियम को एनरिच कर सकता है अपने सिविलियन पर्पस के लिए, अपने एनर्जी पर्पस के लिए। लेकिन IAEA की रिपोर्ट है कि ईरान ने 20% से ज़्यादा यूरेनियम को एनरिच कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल भी क्लेम करता है कि ईरान ने इससे भी ज़्यादा अपनी यूरेनियम को एनरिच कर लिया है और ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है। और जो ही ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, इसने सबसे पहले इसराइल को टारगेट कर सकता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि इसराइल को डर है कि अगर ईरान स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो इसराइल पर हमला करेगा, इसराइल पे न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकता है। इसीलिए ये तमाम जो तैयारी की जा रही हैं अमेरिका के साथ मिलकर, इसराइल और भारत और ये तमाम अरब ममालिक ये ईरान पर चट दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालात बता रहे हैं कि ट्रंप 20 जनवरी तक जाने से पहले कोई पागलपन कर सकता है। इसके अलावा जो बाइडन आ रहे हैं उनका मकसद भी यही है कि वो खित्ते में आके जंगें लगा सकते हैं। तो उनकी सबसे पहले अगर जंग लगाना चाह रहे हैं तो वो सबसे पहले, अल्लाह ना करे तो वो ईरान होगा कि ईरान पर हमला किया जाएगा, क्योंकि इसराइल को सबसे ज़्यादा ख़तरा ईरान और पाकिस्तान से है। आखिर पर हम ये कहेंगे कि सऊदी अरब और कतर में जो ओवरनाइट डील हुई है, आखिर इतनी जल्दी में जो डील हुई है, इसके पीछे जो राज है और ये डील जो करवाई है वो अमेरिका और इसराइल ने करवाई है। और इसके पीछे जो राज है वो यही है कि ईरान पर हमला करने की तैयारी हो रही है। नाज़रीन, आप भी हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस डील को किस नज़र से देखते हैं। क्या जो हमारे खदशात हैं कि ईरान पर हमला करने की तैयारी हो रही हैं, तो आप भी हमें नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।